हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा मेडिकल पिटारा में जो टॉपिक है उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे डायरेक्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नीट पीजी में और एम्स एग्ज़ाम में, और जो वाइवा होता है फाइनल ईयर का गायनी ऑब्स का, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो बिना देरी किए हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पहले हमें जानना है कि क्या क्या हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेन हेडिंग बना रखी है आपके लिए। पहला है हम इंस्ट्रूमेंट को कैसे पहचानते हैं, कैसे देख के किसका नाम, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो कैसे पहचानते हैं। उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट को हम जानेंगे। दूसरा हमारा हेडिंग रहेगा, उसमें हम जानेंगे कि उस इंस्ट्रूमेंट का पूरा नाम क्या है, कंप्लीट नाम उसका क्या है, और उसके एक दो यूज़ हम पढ़ेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट के कहाँ कहाँ यूज आता है और क्या क्या वाइवा के टाइम में आपसे उससे रिलेटेड टॉपिक्स पूछ सकते हैं जो आपको पढ़ के जाने होते हैं। सो पहला इंस्ट्रूमेंट हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सिम्स नॉन सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेडेड स्पेकुलम और डकबिल स्पेकुलम। तो आपको नाम इतना बड़ा याद कैसे रखना है, पहले तो आप इंस्ट्रूमेंट को देखिए अच्छे से। इसमें देखो ये दो ब्लेड होती हैं, आपको ये दो ब्लेड दिख रही होगी, एक तो ये ब्लेड है और एक ये ब्लेड है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हैंडल। तो इतनी दूर का जो पोर्शन है वो है हैंडल। तो हम क्या करते हैं, जब गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है वो कोई भी एग्जामिन करना होता है अगर वेजाइना का, ठीक है, हमारे जेनेटिक पार्ट का, तो वेजाइनल वॉल्स को देखना है, सर्विक्स को देखना है, ठीक है, ये सब चीज़ें, फोर्निक्स को देखना है, ये सब वो देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ लेता है मोस्टली यही लेता है। हमारे ओपीडी वगैरह में आपने देखा होगा ये इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो अंदर की तरफ दिख रही है ये ग्रूव है, तो ये पूरे में होती है ग्रूव, ठीक है। ये ग्रूव जो होती है वो सिक्रीशंस को नीचे डाल मतलब जब हम लोग वेजाइना में लगाते हैं इसको, तो इससे सिक्रीशन नीचे ड्रिप डाउन हो जाता है, ठीक है, नीचे गिर जाता है। तो ये सिक्रीशन के लिए होता है। और जो ये ब्लेड होती है इसमें एक ब्लेड ये है, एक ब्लेड ये है, तो ये एक ब्लेड जो होती है वो वेजाइना के अंदर रखा जाता है। और मोस्टली वॉल वेजाइना का नहीं दिखता, बाकी सारा पोर्शन ऑफ वेजाइना का हमें दिखता है, अच्छे से हम इसको एग्जामिन कर पाते हैं, ठीक है। इसका यूज़ जो है वो बहुत चीज़ों में होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए यूज़ के लिए कुछ लिख रखा है। जैसे पेप स्मीयर है, जब पेप स्मीयर हम करते हैं, पेप स्मीयर तो आपको पता ही होगा कि जब हम लोग कैंसर वगैरह, सर्विक्स के कैंसर होता है ना, उसको हम पहले से चेक करते हैं ना, इसलिए हम पेप स्मीयर करते हैं उससे, तो उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। और जब IUCD का इंसर्शन करते हैं तो उसमें भी हम इसको लगाते हैं, अच्छे से हमको विजुअलाइज हो जाएगा सर्विक्स वाला एरिया। और जो सक्शन इवैक्यूएशन हम करते हैं, जब किसी रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है या फिर जो मिस्ड अबॉर्शन है, ऐसे चीज़ों में हम इसको सक्शन इवैक्यूएशन करते टाइम इसका यूज़ करते हैं। हिस्टेरेक्टोमी जब होता है तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जब होता है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा कि क्या क्या इसमें आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, कि दो ब्लेड है, एक हैंडल है, एक ग्रूव है, ठीक है। और इसमें इसको यूज़ करते हैं पेप स्मीयर में, IUCD इंसर्शन में, सक्शन इवैक्यूएशन में, हिस्टेरेक्टोमी में, ठीक है, और प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में इसको पता करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हो गया सिम्स। सिम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिम्स ने इसको बनाया सबसे पहले, इसलिए इसका नाम सिम्स रखा गया। नॉन सेल्फ रिटेनिंग का इसका मतलब यह है कि इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, हैंडल में यहाँ पर हाथ लगा के रखना पड़ेगा बंदे का, तभी इसको पकड़ सकते हैं। तो इसको अपने आप रिटेन नहीं रख सकता, ये इसको पकड़ के रखना पड़ता है, इसलिए नॉन सेल्फ रिटेनिंग है। डबल ब्लेडेड है इसका नाम, क्योंकि इसमें दो ब्लेड है, दो ब्लेड दिख रही है, इसलिए इसका डबल ब्लेडेड नाम लिखा गया है। और स्पेकुलम है, इसे हम देखते हैं इसलिए स्पेकुलम नाम है। तो नाम भी याद रखना ईजी हो गया आपके लिए। और इसके दो तीन यूज़ मैंने बता दिया आपको, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट बता दिया। तो ये है हमारा सिम्स नॉन सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेडेड स्पेकुलम, या इसको डकबिल स्पेकुलम भी बोलते हैं, ठीक है। ये पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक हमारा जो इसी के साथ हम कॉम्बो में यूज़ करते हैं वो है एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ठीक है। एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर ये कैसा होता है, ये आप फोटो देख पा रहे हैं, जिसमें एक साइड में ये जो दोनों साइड जो दिख रहे हैं उसमें सिरेशन लगे होते हैं। ये सिरेशन देख पा रहे हैं, ये जो सिरेशन लगे हुए हैं, ये सिरेशन क्या है कि वेजाइना की जो रुगोसिटी होती है उसमें ये फिट होते हैं। तो इससे एंटीरियर वेजाइनल वॉल को हम रिट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लोग इन दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो आइडेंटिफिकेशन के लिए दोनों तरफ क्या है, रिंग्स है, रिंग्स में एक दोनों तरफ क्या है, सीरेशन लगे हुए हैं, ठीक है, और इसको इस स्पेकुलम के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सिम्स जो है उसका फुल नेम है जेम्स मेरिन सिम्स। सिम्स नाम से गायनी और ऑप्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिम्स के और कौन कौन से एग्जाम्पल है, सिम्स के और क्या क्या है, मतलब उसने ऑप्शन गायनी में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। तो सिम्स का एक स्पेकुलम आता है, सिम्स पोजीशन होती है, सिम्स ट्रायड होता है, सिम्स वीवीएफ रिपेयर सर्जरी होती है, सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल डिटेक्टर होता है, फादर ऑफ गायनेकोलॉजिकल सर्जरी सिम्स ने की थी, ठीक है। और जो सिम्स ट्रायड जो होता है उसमें कंपोनेंट क्या क्या है, सिम्स स्पेकुलम, सिम्स पोजीशन और सिम्स वीवीएफ रिपेयर सर्जरी, इन तीनों को मिला के सिम्स ट्रायड कहते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो है कुस्को बाइवाल्व सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम। दिख रहा है ये नाम जो बड़ा सा है, कुस्को बाइवाल्व सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम। ये आपने ओपीडी में देखा होगा या फिर ओटी रूम में देखा होगा। ये बड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है जिसमें 2 ब्लेड लगी होती है, बड़ी बड़ी। ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड है, ये एक ब्लेड हो गई, इसके नीचे दूसरी ब्लेड हो गई, ठीक है। इसमें स्पेशल क्या होता है, एक चीज़ इसको बोलते हैं स्क्रू। ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं स्क्रू। तो ये इसमें स्पेशल होता है, तो स्क्रू को टाइट और लूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट आपको पता चल गया, डबल ब्लेड है, एक स्क्रू है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सेल्फ रिटेनिंग। ये सेल्फ रिटेनिंग है, जैसे आपके नाम में भी लिखा है बाई वाल मतलब 2 वाल, सेल्फ रिटेनिंग मतलब अपने आप से रह सकता है, हमको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सेल्फ रिटेनिंग है, इसकी स्पेशलिटी है। और इसको जैसे ये दोनों पार्ट्स जो है, ब्लेड्स जो है वो ब्लेड्स वेजाइनल वॉल में, वेजाइनल पार्ट में जाएगी, और ये दोनों जो अपर और लोअर पार्ट जो वेजाइना का वॉल है उसको ये ब्लेड कवर कर लेगी। तो अपर पार्ट और जो लोअर पार्ट है, ठीक है, लोअर पार्ट और अपर पार्ट वेजाइना का जो वॉल है वो नहीं दिखाई देगा, बाकी सारा पार्ट इसका एग्जामिन कर सकते हैं वेजाइना का, ठीक है। तो इसमें स्पेस जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए स्पेस ऑक्यूपाइंग इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए सर्जरी में हम इसका यूज़ कम करते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। और एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल को ये नहीं देख पाता क्योंकि एंटीरियर पार्ट में पोस्टीरियर पार्ट में क्या आ जाएगी, इनकी दोनों ब्लेड आ जाएगी, इसलिए वो दिखाई नहीं दे पाएगा। बाकी इसका यूज़ किस में करते हैं, सेम वही रूटीन पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में इसका यूज़ करते हैं, पेप स्मीयर में, आईसीडी इंसर्शन में, एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेने में, सर्वाइकल बायोप्सी लेने में, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा पार्ट, कुस्को बाइवाल्व सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम। हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हमारा है ओवॉइड वेटेड सेल्फ रिटेनिंग पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल स्पेकुलम। ये क्या है, इसमें ये आपको याद रखना है, ये जो पार्ट दिख रहा है इसमें वेट होता है, अच्छा खासा वेट होता है, जिस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप सेल्फ रिटेनिंग होता है, ठीक है, वेट की वजह से। तो इसके अंदर ये जो पोर्शन दिख रहा है इसका, ये ब्लेड है, ठीक है, और ये इसमें वेट लगा हुआ है, और इसके बीच में ये ग्रूव है, ये ग्रूव से सिक्रेशन नीचे की तरफ निकलता है, और इस प्लेट को हम लोग, ये पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल में चली जाएगी, ठीक है, ये वेजाइना में, और ये नीचे लटक जाएगा, लटकने से ये वेट है, वेट इसको अपने आप से रिटेन रखेगा। तो हम बहुत सारे सर्जरी में इसका यूज़ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने आप सेल्फ रिटेनिंग है, दूसरी बात ये स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करता है, इसलिए इसका यूज़ बहुत सारी जगह में करते हैं, जैसे वेजाइनल हिस्टेक्टोमी में करते हैं, वीवीएफ रिपेयर में करते हैं, एंटीरियर कोल्पोग्राफी में करते हैं, टीवीटी टीओटी सर्जरी जो है इन सब में इसका यूज़ करते हैं। अब ये कोल्पोग्राफी तो ये आपको पता ही होगा, कोल्पोग्राफी क्या होता है, जिसमें यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, वो सैगिंग करने लगता है ना वेजाइनल वॉल से, तो वहाँ पर हम उसको ग्राफी कर देते हैं, तो उससे वो सैगिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट, ये सब सर्जरी होती हैं जिसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर इनमें से सर्जरी में से कोई भी अगर यूज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो आप ये जितने भी टॉपिक्स मैं यूज़ में बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ के जाना है वाइवा से पहले, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है वाइवा में। और ये क्या है कि इसमें वेट ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, पेनफुल होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको कभी कभी हम लोग अगर पेनफुल कंडीशन ज़्यादा हो रही है तो उसको एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कांट यूज़ रूटीन पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन लीड टू पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और ओनली लिथोटोमी पोजीशन, अगर आप लिथोटोमी पोजीशन में रखोगे तो ये नीचे की तरफ वेट लटका रहेगा, तो ओनली लिथोटोमी पोजीशन में ही इसका यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी पोजीशन में इसको रख नहीं सकते इजीली, ठीक है। तो लिथोटोमी पोजीशन में इसको रख सकते हैं, एनेस्थीसिया का इसको यूज़ कर सकते हैं अगर पेनफुल कंडीशन होगी तो। लेकिन ये पोस्ट ऑपरेटिव अगर इसको लगा के जब हटाएंगे तो पेन होगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, वेट ज़्यादा है, वेट लटका रहेगा तो पेन तो होगा ही, तो ये पेनफुल कंडीशन होती है इसमें।
तो ये ओवर्ड वेटेड सेल्फ रिटेनिंग पोस्टीरियर वॉल स्पेकुलम, ठीक है। पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल स्पेकुलम क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को ही ऑक्यूपाई करता है, वहाँ पर ये लटका रहता है। तो ये हो गया हमारा चौथा इंस्ट्रूमेंट। पांचवें इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है वल्सेलम, ठीक है। वल्सेलम तो आपने बहुत बार देखा होगा। वल्सेलम में देखो आगे की तरफ ये देखो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये 4-5 टीथ होते हैं आगे की तरफ, जिससे और इन दोनों ब्लेड्स के बीच में गैप है। ये जो गैप दिख रहा है ये गैप होता है, और इसमें यहाँ पर एक लॉक दिख रहा है, इसे बोलते हैं रेचेट लॉक, ठीक है। ये लॉक है, और इसमें ये जो कॉनकेविटी दिख रही है, ये कॉनकेविटी अपवर्ड होना चाहिए जब हम इसको लगाते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो ये इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो गए, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो मोस्टली इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? सर्विक्स के लिप को पकड़ने में करते हैं। सर्विक्स की जो लिप होती है उसको पकड़ने में करते हैं। अगर सर्विक्स की लिप हम कौन कौन सी कंडीशन में पकड़ते हैं? हमें आईसीडी अगर डालनी है तब हम पकड़ते हैं लिप को, हमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है तब हम इसके लिप को पकड़ते हैं, सर्वाइकल बायोप्सी लेनी है तभी हम लिप को पकड़ते हैं। इसका यूज़ और भी जगह, जैसे हम फंडस, जब हम हिस्टेरेक्टोमी कर रहे होते हैं तब यूट्रस का जो फंडस वाला पार्ट होता है, यूट्रस सपोज ये है तो ये वाला पोर्शन इसका फंडस होता है, तो वहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको जो मायोमेक्टमी है जिसमें हम लोग फाइब्रॉइड को हटाते हैं, तो फाइब्रॉइड के पार्ट को भी हम इससे पकड़ सकते हैं। तो ये इसके यूज हो गए मोस्टली, ठीक है। पोस्टीरियर लिप को हम कब कब पकड़ते हैं? कुछ स्पेशल कंडीशन है कि ये जो हमेशा मोस्टली हम इंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को पकड़ते हैं। पोस्टीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को कब पकड़ते हैं? जब हमें कभी कोल्पोसिंथेसिस या कोल्पो पंक्चर करना पड़ता है, जब कोई सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तब हम लोग करते हैं, ताकि इजीली हम उसमें सिरिंज डाल के जो ब्लड होता है उसको एस्पिरेट कर पाए और हमें पता चल जाए कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर नॉर्मल है, ठीक है। और जो कोल्पोटोमी है, जैसे कि उसमें पेल्विक अपसेस हो रखा है, तो पेल्विक अपसेस को ड्रेन करने के लिए हम पोस्टीरियर लिप को पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक यूज़ हो गया। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम सर्विक्स के लिप को पकड़ने में करते हैं। तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? जैसे एलिस टिश्यू फोर्सेप है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। एलिस टिश्यू फोर्सेप है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप है, उसका यूज़ भी हम इसको पकड़ने में कर सकते हैं। टेनाकुलम जो है सिंगल टूथ का होता है, जिसका यूज़ भी हम सर्विक्स पकड़ने में कर सकते हैं। तो ये टेनाकुलम आपको देख पा रहे होंगे, ये वाला टेनाकुलम है जिसमें एक सिंगल टूथ वाला है, इसलिए इसको हम टेनाकुलम बोल रहे हैं। ये मोस्टली नल्लीपेरस जो पेशेंट होता है उसमें सर्विक्स हार्ड होती है, तो उसमें पकड़ने की जगह कम होती है, तो वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ये है हमारा स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप में आपको क्या दिख रहा है? सबसे आगे की तरफ 2 रिंग दिख रही है, रिंग के अंदर वाली साइड में सिरेशन दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सिरेटेड पार्ट है, और इसमें एक लॉक होता है, ये आपको लॉक दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप है, नाम से पता चल रहा है क्या काम आता है। स्पॉन्ज को पकड़ने में काम आ रहा होगा, कॉटन को पकड़ने में काम आ रहा होगा, ऐसी सब चीज़ों को पकड़ने में काम आता है। तो मैंने कुछ यूज़ आपके लिए लिख रहे हैं, जैसे पेंटिंग और ड्रेपिंग पार्ट ऑफ बिफोर सर्जरी। जब हम सर्जरी करते हैं उससे पहले हम जो ड्रिपिंग वाला पार्ट करते हैं या फिर पेंटिंग वाला पार्ट करते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। इसके अलावा इसका यूज़ प्रेग्नेंट वुमेन में सर्विक्स के लिप को होल्ड करने में करते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कौन कौन से एक्स्ट्रा जो है इंस्ट्रूमेंट जो कि सर्विक्स के लिप को पकड़ते हैं, वहाँ पर मैंने लिखा था स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप लिखा था ना। तो स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप को हमेशा प्रेग्नेंट वुमेन में करते हैं, क्योंकि जो सर्विक्स का लिप होता है बहुत ही स्मूथ होता है, ठीक है। तो वहाँ इसको यूज़ करते हैं पकड़ने में। इसके अलावा LSCA जो सर्जरी होती है यूट्रस की, उसमें एजेस को पकड़ने में, जो एजेस होते हैं उसके एजेस को पकड़ने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम एलिस टिश्यू फोर्सेप या आर्मिटेज को यूज़ करते हैं, लेकिन इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग स्वैप पकड़, जो पेल्विक सर्जरी होती है उसमें प्रेशर डालने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा होता है जो ये स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ओवम और जो सेलेट फोर्सेप है उन दोनों में लॉक नहीं होता। ये जो लॉक दिख रहा है आपको, ये लॉक उन दोनों में नहीं होता। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ओवम और शेलेट फोर्सेप, वहाँ आप देखेंगे कि इनमें लॉक नहीं है, ठीक है। और इसमें हमारे पास लॉक है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो है वो शेलेट इंस्ट्रूमेंट है, शेलेट फोर्सेप। शेलेट फोर्सेप में क्या होता है? ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, तो इसमें एक कर्व होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें अंदर की जब इसको खोलेंगे शेलेट फोर्सेप को, तो 2 जो पोर्शन निकलेंगे दोनों में अंदर वाली साइड सिरेशन होता है, ठीक है। ऐसे सिरेशन होता है जिससे अच्छे से इंस्ट्रूमेंट को पकड़ सके। तो बहुत सारे सिरेशन होते हैं, और इसमें देखा आपने, मैंने बोला था इसमें कोई लॉक नहीं होता, कोई लॉक नहीं है, ठीक है। और इसका जो यूज़ है वो एक ही चीज़ में काम करने में करते हैं, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट को इधर उधर करते हैं ना, ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक टेप से एक दूसरे टेप में, एक कैबिनेट से दूसरे कैबिनेट में, तो हम लोग इसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली यूज़,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रांसफ़र स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बॉयलर और फॉर्मली कैबिनेट जो होते हैं वहाँ से इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, और जब इसका यूज़ नहीं हो रहा तो इसको हम लोग मिथाइलेटेड स्पिरिट में डुबो के रखते हैं। तो ये हो गया हमारा शेलेट फोर्सेप, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा फोर्सेप था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई किसी न किसी से पूछा ही जाता है। तो ये जो हमारा है वो है यूटेराइन साउंड। यूटेराइन साउंड जो है, पहले आप इस फोटो पे फोकस कीजिए। ये जो फोटो दिख रही है इसमें आपको एक लंबा सा तार दिख रहा होगा, इस तार पे बहुत सारी मार्किंग है, ठीक है। ये आपको मार्किंग दिख रही होगी, यहाँ पर आपको हैंडल दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की तरफ टिप पे एक गोल सी ओवल टिप पे दिख रही होगी आपको। यहाँ पर देखो बड़ी सी एक बॉल सी दिख रही होगी। तो जो बॉल सी जो दिख रही है ना, इसको बोलते हैं ऑलिव टिप एंड, ठीक है। ऑलिव टिप एंड इसको इसलिए देते हैं क्योंकि इससे परफोरेशन ना हो, इसलिए ऑलिव टिप होता है। और इस पर पूरे पे कैलिब्रेटेड मार्किंग, जो मैंने कहा था ना, ये मार्किंग जो दिख रही है उसे कहते हैं कैलिब्रेटेड मार्किंग होती है इस पर। और ये स्ट्रेट नहीं होता, यहाँ पर स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट होता नहीं जनरली, ऐसे देखो मेलिएबल है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्मूथ एंगल है। हाँ, तो इसमें याद रखना है कि अगर गलती से अगर हम लोग जब इसमें क्या करते हैं, इसका यूज़ क्या है, देखो पहले तो हम यूज़ पढ़ते हैं, उसमें हम देखेंगे कि इसको फर्स्ट डायलेटर ऑफ ओवस कहते हैं। जो सर्विक्स का जो पार्ट होता है उसमें जो बीच में छेद होता है सर्विक्स का, जो उसके अंदर सबसे पहला जब हम पहले अगर डायलेटर को, अगर इसको डायलेट करना सर्विक्स को, तो सबसे पहले डायलेटर डालने से पहले हम इसको साउंड को डालेंगे। ये अल्टरनेट साउंड जो है, जैसे ये मैंने बनाया यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस मैंने बना लिया, यूट्रस का ये पार्ट मैंने सर्विक्स बना लिया। यहाँ से मैंने इंस्ट्रूमेंट को अंदर डाला इधर, ठीक है, ये सर्विक्स अंदर डाला मैंने इंस्ट्रूमेंट को। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या करेगा, ये पोजीशन देखेगा इसकी, यूट्रस किधर है, एंटीवर्टेड है या फिर रिट्रोवर्टेड है, यूट्रस की पोजीशन देखेगा। और साथ में ही यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ कितनी है, वो लेंथ को भी ये पता करेगा, ठीक है। इस पर जो कैलिब्रेटेड मार्किंग उससे लेंथ का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मोस्टली काम यही होता है कि ये यूट्रस का पोजीशन देखे, यूट्रस के फंडा से लेके सर्विक्स तक की लेंथ पता करे, ठीक है। इसका मेन काम यही होता है। और इसके अलावा इसका छोटे मोटे और भी काम होते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। देखो इसमें मैंने लिखा है कि अगर परफोरेशन अगर हो जाए पेशेंट को, अगर हमने इसको डाला, ठीक है, और अगर परफोरेशन हो जाए तो ये इतना छोटा और इतना बारीक होता है कि अगर इसको वापस निकाल दे और पेशेंट के प्रोसीजर को रोक दे तो अपने आप वो हील हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वेट एंड वॉच रखते हैं और प्रोसीजर को रोक दिया जाता है परफोरेशन अगर हो जाए तो। इसके बात का ध्यान रखना है, ठीक है। साउंडिंग जो बोलते हैं, किसी कोई टीचर पूछ ले साउंडिंग क्यों बोलते हैं, इसको यूट्राइन साउंड क्यों बोलते हैं, प्रोब वगैरह क्यों नहीं बोलते हैं, तो साउंडिंग का मतलब है टू नो द डायरेक्शन ऑफ यूट्रस बिफोर प्रोसीजर लाइक डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज इंसर्शन ऑफ आयोसिटी, दिस इज कॉल्ड साउंडिंग। तो डायरेक्शन पता करने के लिए यूट्रस का जो यूज़ करते हैं उसका साउंडिंग कहते हैं, इसीलिए इसका नाम यूट्राइन साउंड है, ठीक है। और इसका मैंने अभी बताया आपको सर्वाइकल यूट्रो सर्वाइकल लेंथ जो नॉर्मली 6 to 8 सेंटीमीटर या 2.5 इंचेस होती है, तो वो जो लेंथ होती है वो उससे पता किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या लगता है, ये स्पेशली प्रोलेप्स वाले पेशेंट में होता है, क्योंकि प्रोलेप्स वाले पेशेंट में क्या होता है, सपोज ये यूट्रस है, ठीक है, प्रोलेप्स वाले पेशेंट में ये जो यूट्रस के नीचे आ जाता है, इसकी वॉल नीचे आ जाती है, ऐसे आ गई, सपोज ऐसे आ गया, ठीक है। अगर वो प्रोलेप्स में पेशेंट का यूट्रस ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाएगा अंदर की तरफ, तो ये जो लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोलेप्स वाले पेशेंट में स्पेशली लेंथ वगैरह को कैलकुलेट करने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमें वाइवा में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये जो लेंथ है यूट्रो सर्वाइकल लेंथ जो है वो किस कंडीशन में, यूट्रो सर्वाइकल लेंथ किस कंडीशन में बढ़ सकती है, किस कंडीशन में कम हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर उसके भी एग्जांपल लिखे हैं कि जैसे बढ़ती कौन कौन से में, तो जैसे कि अगर हम परफोरेट कर दें तो यूट्राइन परफोरेशन होने की वजह से इसका लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर सुप्रा वेजाइनल इलोंगेशन ऑफ सर्विक्स हो जाए तब भी इसका लेंथ बढ़ जाएगा। मतलब कि जो पार्ट, सपोज ये यूट्रस है, यूट्रस में ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है, तो ये यूट्रस का जो सर्विक्स वाला पार्ट अगर ये बढ़ जाए, इसका लेंथ अगर बढ़ जाए तो भी अगर इसका लेंथ बढ़ जाएगा तो यूट्राइन साउंड में कैलिब्रेटेड मार्किंग में ज़्यादा आएगा नॉर्मली लेंथ इसका। और अगर परफोरेट हम कर दें, ठीक है, तो परफोरेटेड में इसका मार्जिन जो लेंथ है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें लेंथ बढ़ जाता है। लेंथ बढ़ने की कंडीशंस में मोस्टली जो है वो है मेनोपोजल कंजेनिटल हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। ये दो चीज़ दिखा दी मैंने। मेनोपोज में जब लेडी जाती है तो उसका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो छोटा हो जाता है, छोटा यूट्रस बन जाता है। और दूसरा हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, कंजेनिटल हाइपोप्लास्टिक यूट्रस में मतलब कंजेनिटली उसका जो यूट्रस है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा, तो छोटा यूट्रस है, तो वो उसमें, या एम्पुटेशन ऑफ सर्विक्स में क्या करते हैं हम लोग, सपोज ये यूट्रस था, यूट्रस का ये सर्विक्स था, तो हमने इसको काट दिया, तो इस सर्विक्स को काट दिया,
तो ये सिर्फ ऊपर वाला यूट्रस बचा, तो ये छोटा हो गया, तो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विक्स में भी जो लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है। तो ये कुछ कंडीशन थी। हाँ, इसके अलावा इसका यूज़ हम लोग IUCD को मिसप्लेस हो गई है कि नहीं हो गई है इसको पता करने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमने ये ऐसे हमने यूट्राइन साउंड को यूट्रस में डाला, ठीक है, अगर इसके आसपास हमको IUCD मिल गई, ठीक है, जो डिवाइस है इंट्रायूटेरन जो डिवाइस है वो मिल गई, इसका मतलब वो यूट्रस के अंदर है, इससे बहुत दूर मिली मतलब वो यूट्रस के बाहर है, तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो इंट्रायूटेरन में है या फिर बाहर चली गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी इससे पता की जा सकती है। इसके अलावा यूट्राइन पॉलिप और सर्वाइकल पॉलिप्स में डिफरेंस भी किया जा सकता है। यूट्राइन पॉलिप और सर्वाइकल पॉलिप में किसे सर्वाइकल पॉलिप होगा तो उसमें क्या होगा, इस साउंड को अगर तुम जैसे सपोज ये जो ओपनिंग है सर्विक्स की, अगर इसमें यहाँ पर पॉलिप है तो तुम साउंड को अगर इसे घुमाओगे, ठीक है, तो पूरा घूमेगा नहीं, तो मतलब उससे पता चल जाएगा ये सर्वाइकल पॉलिप है। और अगर यूट्रस के अंदर होगा, सपोज यूट्रस के अंदर है यहाँ पर पॉलिप है, तो उसको घुमाओगे इजीली घूम जाएगा, तो वो इससे पता चल जाएगा कि यूट्राइन पॉलिप है। तो पॉलिप्स जो है उनमें डिफरेंस करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। एक और होता है ब्लैडर साउंड बोलते हैं जिसको, ब्लैडर साउंड भी इसी की तरह दिखता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये जो मेलेबल पार्ट जो है उसमें कैलिब्रेटेड पार्ट नहीं होता। पहली बात तो उसमें कोई भी मार्किंग नहीं होती, सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि उसमें कोई मार्किंग नहीं होती। और दूसरा उसमें जो एकदम स्ट्रेट जाके थोड़ा सा मुड़ा होता है, ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं होता, बस थोड़ा सा मुड़ा होता है, तो उसका यूज़ करते हैं सिस्टोसिल के रिपेयर के टाइम में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूट्राइन साउंड, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे डायलेटर हैं, ठीक है। तो ये जो बड़ा सा फोटो आप देख पा रहे हो, ये जो डायलेटर है इसमें अलग अलग साइज़ के हैं, 3, 4, 5, 6, एक ही साउंड जो एक ही हमारा जो डायलेटर उसमें 2 साइज़ हैं, 3 mm का साइज़ इधर लिखा हुआ है, 4 mm का लिखा हुआ है, तो मतलब एक साइड थोड़ा मोटा होता है, एक साइड थोड़ा पतला होता है, ठीक है। एक साइड हमारा मोटा हो गया, एक साइड पतला हो गया, इस तरीके से साइज़ इसमें लिखे होते हैं। तो ये बहुत सारे डायलेटर होते हैं, 3, 6, 5, ये देखो अलग अलग साइज़ के दे रखे हैं, 70 तक होते हैं, 80 तक होते हैं। तो ये 2 तरीके के डायलेटर होते हैं। हैगर्स डायलेटर जिसमें मेटेलिक डबल एंडेड हैगर्स सर्वाइकल डायलेटर, डबल एंडेड मतलब 2 तरीके से हैं, दोनों साइड में इसके यूज़ होते हैं, इसलिए इसको डबल एंडेड बोलते हैं। और जो हैगर वाला है वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, मोस्टली डबल होते हैं, इसमें सिंगल एंडेड भी हो सकता है, और मेटल के बने होते हैं इसलिए मेटेलिक कहते हैं। सर्वाइकल डायलेटर इसका नाम ही है, मतलब इसका यूज़ क्या होगा, सर्विक्स को डायलेट करना। तो हमको देख के कैसे पहचानना है, डबल एंडेड 2 एंडेड दिख रहा है, ठीक है। और इसमें ग्रेजुएशन टिप पे लिखी होती है, मतलब यहाँ पर जो टिप है इस टिप पे क्या लिखा होता है कि कितने नंबर का ये डायलेटर है, तो वो इसके टिप पे लिखा होता है। तो वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एक दूसरे तरीके का डायलेटर होता है जिसको बोलते हैं हॉकिंस अम्बर डायलेटर। हॉकिन अम्बर जो डायलेटर होता है वो मोस्टली सिंगल एंडेड वाला होता है, ठीक है, जिसमें थंब रेस्ट करने की जगह होती है और इसमें ब्लंट टिप होता है। ये जो दिख रहा है यहाँ पर इसको बोलते हैं हॉकिंस वाला। तो ये है थंब रखने वाली जगह, ये इसमें एक ही एंड है, सिंगल एंड वाला है, ठीक है। तो ये सिंगल एंडेड हो गया इसमें। तो ये हो गया हॉकिंस अम्बर डायलेटर। थंब रेस्ट की जगह देख लिया आपने, सिंगल एंडेड देख लिया, ब्लंट टिप देख लिया, ठीक है। और ये हमको पता होना चाहिए, जैसे कि बाय में पूछ ले कि प्रेग्नेंट में कितना डायलेटर की ज़रूरत पड़ती है, प्राइमरी ग्रेविडा में कितना की ज़रूरत पड़ती है, मल्टी ग्रेविडा में कितने नंबर वाले की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि मैक्सिमम डायलेशन हम कितना कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में 10 to 12 दिख रखा है, मैंने नंबर तक यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी ग्रेविडा होगा तो 12 से 14 यूज़ करेंगे, मल्टी ग्रेविडा में 16 तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो डायलेटर है वो उसको डायलेट करते हैं जब सर्विक्स को तो पेनफुल कंडीशन होती है, तो हम लोग उसमें पेरा सर्वाइकल ब्लॉक देते हैं, ठीक है, ताकि पेन ना हो। और इसके अलावा इसका कॉम्प्लिकेशन हमेशा याद रखना है कि वेसोवेगल शॉक, परफोरेशन ऑफ यूट्रस और सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। परफोरेशन ऑफ यूट्रस तो समझ ही पा रहे होगे, यूट्रस है, हमने इसको डायलेट किया, वो किसी न किसी वॉल को फाड़ के बाहर निकल गया अंदर, ठीक है, तो परफोरेट कर दिया, तो परफोरेशन ऑफ यूट्रस हो सकता है। जब परफोरेशन होगा तो वेसोवेगल अटैक हो सकता है, वेसोवेगल शॉक आ गया, ठीक है। इसके अलावा सर्वाइकल इनकम्पिटेंस आपको समझना है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में क्या होता है कि जो सर्विक्स होती है जहाँ पर हमने बारी बारी अगर डायलेटर का यूज़ किया एक पेशेंट में, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर जो है सर्विक्स की, अगर जब कभी वो नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है, बेबी को ऊपर की तरफ होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो वो अगर जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर वो ख़त्म हो गई तो वो बच्चा क्या बारी बारी अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अबॉर्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। तो मोस्टली सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये हम इसको याद कर सकते हैं सर्वाइकल डायलेटर को देख के। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा है डबल एंडेड यूटेराइन क्यूरेट, ठीक है। और सिंगल एंडेड यूटेराइन क्यूरेट भी होता है और डबल एंडेड क्यूरेट भी होता है। तो मैंने आपको दोनों फोटो रखा रखी है,
तो अगर तुम देखोगे कि ये सिंगल एंडेड वाली है, ये डबल एंडेड वाली है, ठीक है। डबल एंडेड वाली में क्या होता है कि बीच में तो ये देखो तुम लोग को दिख रहा है सेरेटेड पार्ट दिख रहा है जहाँ से हम होल्ड करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को ताकि फिसले ना, और दोनों साइड में क्या होता है, एक साइड में क्या होता है ब्लंट होता है, एक साइड में क्या होता है शार्प होता है। तो शार्प वाले एंड का कुछ यूज़ होता है, ब्लंट वाले एंड का कुछ यूज़ होता है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे कर लिया आपने, 2 लूप है, एक शार्प है एक थोड़ा ब्लंट है और हैंडल के बीच में सिरेशन है, ये ऐसे तुम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो इसका इंस्ट्रूमेंट का। और इसका यूज जो है जिसमें ब्लंट एंड जो होगा वो क्या का काम आता है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है देखो, ओब्स में MTP करते टाइम, मिस्ड अबॉर्शन के टाइम, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में, ठीक है। और सेकेंडरी PPH रिटेंड प्रोडक्ट जब बचता है हमारे, अगर जब हम जैसे बच्चा निकल गया, बच्चा निकलने के बाद कोई भी प्लेसेंटा का पार्ट अगर यूट्रस में रह गया तो उसकी वजह से क्या होता है पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, तो PPH होता है। तो उस कंडीशन में उसको बाहर निकालने में हम लोग ब्लंट एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लंट एंड का यूज़ हो गया। और शार्प एंड का यूज़ कर सकते हैं कौन सी कंडीशन में, TB, एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग और कैंसर जैसी कंडीशन में हम बायोप्सी लेते हैं एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम बायोप्सी मतलब ये जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस का जो अंदर का लेयर होता है, सबसे अंदर वाला लेयर, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की बायोप्सी लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन से एंड का, शार्प एंड का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा यूटेराइन क्यूरेट जो 2 तरीका का हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बन कैनुला। कार्बन कैनुला क्या होता है, पहले तो ये समझना है कि कार्बन कैनुला दिखता कैसे है। ये है मेटेलिक हमारा, ठीक है, एक हो गया मेटेलिक जो ये दिख पा रहा है, ये हमारे प्लास्टिक के। तो ये कैनुला है, इन कैनुला को नाम दिया गया कार्बन कैनुला। ये प्लास्टिक हो गया, ये मेटेलिक हो गया। प्लास्टिक में तुमको यहाँ पर 2 ओपनिंग दिख रही है आगे की तरफ, एक ये ओपनिंग है, एक ये ओपनिंग है, ठीक है। तो 2 ओपनिंग दिख रही है, ये कुछ लाल पीले हरी रंग के, ये इसमें कुछ एडजस्ट करने के लिए, लगाने के लिए रखे होते हैं। और इन दोनों का यूज़ क्या है, इन कैनुला का यूज़ क्या होता है। कैनुला का यूज़ सिर्फ 3 मैंने बड़े बड़े अच्छे से लिख रखे हैं। वो है पहला यूज़ जो लिखा है मैंने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में MTP करने के टाइम सक्शन इवैक्यूएशन जब करते हैं उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। सक्शन इवैक्यूएशन तो आपको पता ही होगा कि जब पेशेंट जो मतलब अपनी माँ है, माँ में बच्चा अगर अबॉर्ट हो गया किसी भी कंडीशन से, तो अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हुआ है तो उसको हम बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के लिए या तो वो अपने आप निकल जाता है, अपने आप नहीं निकलता तो हम लोगों को उसको सक्शन करना पड़ता है, तो वही सक्शन इवैक्यूएशन है ये, तो ठीक है। तो MTP करते टाइम सक्शन इवैक्यूएशन में इस कैनुला का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको MBA सिरिंज के अंदर फिट करके भी हम यूज़ करते हैं वैक्यूम एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। मैनुअल वैक्यूम एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको। MBA सिरिंज क्या होती है मैं आपको अभी बताऊंगा, पर ये समझ लीजिए कि MBA सिरिंज ऐसा एक सिरिंज है जिसमें मैनुअली हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर ये कैनुला को लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो बाहर निकल के आ जाता है। इसके अलावा मोलर प्रेगनेंसी में आपने जाना होगा कि बहुत सारे मोल्स जो छोटे छोटे बनते हैं यूट्रस के अंदर, उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस कार्बन कैनुला का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बन कैनुला। तो मैं आपको MBA सिरिंज भी दिखा देता हूँ साथ साथ में। MBA सिरिंज देख लीजिए। MBA सिरिंज जो होती है वो ऐसी होती है। इसमें एक चीज़ समझनी है आपको, MBA सिरिंज में यहाँ पर 2 वाल्व लगे हैं। इस मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज भी एक सिरिंज होती है जिसमें एक वाल्व लगा हुआ है, दिख रहा है नीचे। तो इन दोनों सिरिंजों को एक साथ पढ़ लेते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। दोनों को कंपैरिजन में पढ़ना है। देखो 2 सिरिंज यहाँ पर देखो, MBA सिरिंज में क्या देखा, 2 वाल्व लगे, ठीक है, और एक प्लंजर लगा। ये जो दिख रहा है ये प्लंजर है, ये जो दिख रहा है वो प्लंजर है, ये दोनों वाल्व है। और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है, कॉलर स्टॉप है। तो हम क्या करते हैं, इस प्लंजर को पीछे की तरफ खींचते हैं और इस दोनों वाल्व को दबा के रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं। तो जब इसको पीछे खींचेंगे, इस ट्यूब में जो ये ट्यूब है, होलो ट्यूब, इसमें नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा। तब क्या होगा, फिर हम जब इसके आगे की तरफ जो यहाँ पर हम लोग अगर कैनुला लगाएंगे, तब इसको अगर रिलीज़ करेंगे, इन प्रेस किए हुए जो दोनों हमारे वॉल्व है, इसको हम रिलीज़ करेंगे, तो जो नेगेटिव प्रेशर इसके अंदर बना हुआ था वो सारा नेगेटिव प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इसके अंदर चला जाएगा। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका जो मोस्टली याद रखने वाला जो पोर्शन है वो है 60 ml की सिरिंज होती हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है वो 660 mm/G का इसमें प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और इसका जो यूज होता है मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक सक्शन इवैक्यूएशन के अल्टरनेटिव के लिए यूज होता है। गाँव में क्या होता है, गाँव में सेटअप में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सक्शन इवैक्यूएशन मशीन नहीं होता, तो गाँव में इस तरीके का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट 12 वीक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला
टाइम होता है उसी में यूज़ किया जा सकता है, बाद में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। ये आपको याद रखने वाली पॉइंट है इसमें। और कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आ गया है और उसके अंदर यूट्रस के अंदर नहीं बचा है, तो वो कंप्लीट हो गया इवैक्यूएशन, वो कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 लाइन लिखी है, वो पढ़ो। इसमें लिखा है देखो, नो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट। अगर हमें लग रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब अभी अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन नहीं बचा, तो मतलब इवैक्यूएशन कंप्लीट हो गया। एक तो ये देख सकते हो। दूसरा ये देख जाओगे कि यूट्रस अपीयर्स टू कॉन्ट्रैक्ट ओवर द कैनुला। कैनुला जो मैं इसके आगे लगाऊंगा, उस कैनुला के ऊपर यूट्रस का जो वाल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब तुम नेगेटिव प्रेशर डालोगे, तो उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि और उसके अंदर यूट्रस में कुछ नहीं बचा, खाली यूट्रस हो गया है। तो वो एक दिख रहा है। तीसरा इसमें ग्रेटिंग साउंड होता है, जब तुम खाली इसको खींचोगे तो ग्रेटिंग साउंड आएगी। वो सेंसेशन जो है, ग्रेटिंग सेंसेशन, उससे पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पूरा निकल चुका है, अभी इवैक्यूएट कंप्लीट हो चुका है, इवैक्यूएशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज जो है वो क्या होता है, 50 ml की होती है, जबकि एमबी सिरिंज क्या थी, 60 ml की थी। इसमें सिंगल वाल्व है, उसमें डबल वाल्व थे, और इसको 6 वीक तक ही यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल रेगुलेशन जो सिरिंज है उसको 6 वीक तक यूज़ कर सकते हैं, इसको 12 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। तो आपने दोनों सिरिंज को समझा, आपने अच्छे से 14 टॉपिक्स पढ़ लिए। बाकी के इंस्ट्रूमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका जो वाइवा है वो अच्छा जाए।